हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज चैप्टर 9, जंतुओं का जनक, जंतुओं का जनन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जंतु जो है जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपनी पीढ़ी कैसे बढ़ाते हैं, किन माध्यमों से ऐसा होता है। तो इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बताया गया है जनन की विधि। ओके, जनन की विधि की बात की गई है। तो जनन की विधियाँ में कितनी विधियाँ होती है, तो यहाँ पे दो विधि की बात की गई है। एक लैंगिक जनन है, दूसरा अलैंगिक जनन। दो प्रकार से जनन हो रहा है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंगिक जनन की बात करेंगे। लैंगिक जनन होता क्या है? तो लैंगिक जनन की अगर बात करेंगे तो लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन उसे कहेंगे जिसमें नर और मादा दोनों भाग लें। ठीक है, ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लें। इन दोनों का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये चीज़ पौधे में भी होता है। पौधे में भी होता है, नर एवं दोनों भाग लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं पौधे में लैंगिक जनन हो रहा है। तो जहाँ पे भी नर और मादा दोनों भाग ले रहे हो उस जनन को लैंगिक जनन बोलते हैं। तो वही बोल रहा है, पौधे की ही तरह जंतु में भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है कि युग्मनज, युग्मनज जो है कैसे बनता है। ओके, तो जब नर का और मादा का युग्मक आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं, तो युग्मनज का निर्माण होता है। इसको इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायगोट, जायगोट, जायगोट बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार की जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। ये तो बात मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको। ठीक, आगे चलिए, आगे हम देखेंगे कि मनुष्य में जनन जो होता है तो उनके जनन भाग को देखेंगे, उनमें कौन कौन सा भाग पाया जाता है। तो आगे चलिए, आगे देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ टॉपिक नर जनन अंग। नर जनन अंग की अगर बात करें तो नर में जो है एक जोड़ा विरेचन होता है। ठीक है, ये जनन अंग की बात कर रहा हूँ। नर में क्या होता है? ठीक है, मेल में क्या होता है? एक जोड़ा विरेचन, दो शुक्राणु नलिकाएं, एक सिसन अर्थात लिंग, मतलब ये तीन चीज पाए जाते हैं नर जनन अंग में। ठीक है, वहीं विरेचन, जो ये जो एक जोड़ा विरेचन है, तो विरेचन जो होता है, एक जोड़ा विरेचन, ये क्या करते हैं? जाइगोट बनाने के लिए युग्मक निर्माण करते हैं। तो युग्मक का निर्माण कौन करता है? तो विरेचन करता है। ये युग्मक ही क्या कहलाते हैं? शुक्राणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुक्राणु कहलाते हैं। तो शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? तो विरेचन के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब यहाँ पे आगे बताया गया है, ये देखिए, ये मानव शुक्राणु का पिक दिखाया गया है। ये शुक्राणु का पिक है जिसको तीन भाग में बांटा गया है। सबसे आगे जो रहता है इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, और पीछे वाले को टेल बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं, और बीच ये मिडिल पार्ट हो गया इसका। ये जो है आपका मिडिल पार्ट हो गया। तो ये शुक्राणु का बताया गया है पिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होता है, तीन भाग में बांटा गया है। और आगे क्वेश्चन किया गया, क्या शुक्राणु जो होता है एकल कोशिका होता है जैसा प्रतीत होता है? तो वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य घटक, संघटक पाए जाते हैं। ओके, तो चलिए, अब ये जो मैंने नर जनन अंग की बात की थी, तो उसको थोड़ा पिक के द्वारा देख ले। यहाँ पिक के द्वारा देखिए, ये आपका जो है क्या है? ये शुक्राणु नलिका है। शुक्राणु नलिका ये हो गया, एक इधर है और एक इधर है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। शुक्राणु नलिका दो हो गया। ये आपका वृषण है। ये जो वृषण है, यहीं से क्या निकलता है? शुक्राणु निकलता है। क्या निकलता है? शुक्राणु निकलता है। यहीं से निकल के ये नालिका के द्वारा लिंग के माध्यम से बाहर आता है। और ये वृषण जो आपका है इसको टेस्टिस बोलते हैं। इस क्या बोलते हैं? इसको टेस्टिस बोलते हैं। और ये दो होते हैं। टेस्टिस कितने होते हैं? दो होते हैं। ये इसका क्या काम है? शुक्राणु का निर्माण करना। अब आगे हम लोग देखेंगे मादा जनन अंग की अगर बात करें, मादा जनन अंग की, तो मादा जनन अंग को अगर हम देखें, मादा जनन अंग की अगर बात करें तो इसमें एक जोड़ी अंडाशय होता है आपका, फिर अंडवाहिनी होता है और गर्भाशय होता है। तीन चीज़ मादा जनन अंग के अंतर्गत आते हैं। एक जोड़ी अंडाशय की अगर बात करें तो ये जो आपका देख रहे हैं, ये आपका दोनों साइड। ओके, ये आपका क्या अंडाशय है। यहीं से अंडा उत्पन्न होते हैं जो यहाँ से निकलते हैं, निकल के निषेचन होता है। कहाँ पे इसका? तो अंडवाहिनी में होता है। ये अंडवाहिनी हो गया। निषेचन यहीं पे होता है। निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। निषेचन यहीं पे होता है अंडवाहिनी में। इसको अंडवाहिनी को फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और निषेचन होने के पश्चात जो है भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास
तो ये आपका गर्भाशय में होता है। तो 3 चीज़ है, अंडाशय, अंडाशय से अंडा निकलता है, और अंडा जो होता है वो शुक्राणु से जो होता है कहाँ पे निषेचन करता है, तो अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब जब वो निषेचन कर लेता है तो जायगोट का विकास होता है, ठीक है। और वो जायगोट कहाँ आ जाता है, तो गर्भाशय में आ जाता है, और यहाँ पे आके भ्रूण का विकास होता है। आगे चलते हैं, आगे वही मादा युग्मक की बात किया गया है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं कौन, अंडाशय। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियां प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब, वो जो अंडा जो बोले हम उसको अंडाणु या डिंब यहाँ बोला गया है, को निर्मोचित करते हैं। अंडवाहिनी में होता है, ठीक। निर्मोचन कहाँ होता है, वो अंडा निकल के कहाँ जाता है, अंडवाहिनी में जाता है। और गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है, अर्थात भ्रूण का विकास होता है। ये सब मैं बता दिया हूँ वहीं पे फिगर में ही। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने यहाँ बताया था आपको कि ये मानव शुक्राणु क्या है, एकल कोशिका है, एक ही कोशिका से बना। वास्तव में बताया था ना कि हर शुक्राणु में कोशिका के समान घटक पाए जाते हैं, तो शुक्राणु भी एकल कोशिका है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ओके, उसी तरह क्या अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका से बना हुआ है। ये आपका मानव अंडाणु है। ओके, ये आपका केंद्रक हो गया, फिगर ऐसा होता है अंडाणु का। चलते हैं आगे। और निषेचन, निषेचन की बात मैं कर चुका हूँ। निषेचन होता क्या है, सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब जिसको अंडवाहिनी हिंदी में बोलते हैं। तो निषेचन देख लिया मैंने कि मानव में निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओके, तो निषेचन का पहला प्रक्रम ही होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होना, अर्थात जायगोट का निर्माण करना, युग्मनज का निर्माण करना। तो जब भी शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होगा तो क्या बनेगा, युग्मनज, जायगोट का निर्माण होगा। युग्मनज, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जायगोट, ठीक है। तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ही आपका निषेचन कहलाता है, और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, जायगोट का। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। चलिए पिक्चर से देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका अंडाणु है, यहाँ बताया गया। ये आपका क्या अंडाणु है, ये अंडाणु है आपका। और ये देखिए बहुत सारे शुक्राणु आ रहे हैं संलयित होने के लिए, तो बहुत सारे आते हैं जिसमें कुछ ही शुक्राणु आके केंद्रक से संलयित होते हैं, और उसके बाद निषेचन होने के बाद, निषेचन जब होता है तो किसका निर्माण होता है, मैंने बोला था युग्मनज का, जायगोट का, जायगोट का निर्माण होता है। और जब जायगोट का निर्माण होता है तो शुक्राणु के केंद्रक और इसके केंद्रक जो है आपस में संलयित हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब दोनों आपस में संयोजित होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मान लीजिए शुक्राणु है, शुक्राणु का है, ठीक है, और ये क्या है आपका अंडाणु का है। तो यहाँ पे क्या है कि ये माता की तरफ से और ये पिता की तरफ से है। तो यहाँ पे जो नए संतान जो इससे उत्पन्न होंगे, नए संतान, उसमें इन दोनों का गुण देखने को मिलेगा। गुण जो होता है ट्रांसफर दोनों का होता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि कुछ लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं, इसी कारण से। ओके, आगे चलिए। वह निषेचन, निषेचन के बात की बात कर रहा है जो मादा के शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, सामुर्गी इत्यादि सब जंतु में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। वहीं हम अगर बात कर ले कि प्रकनली शिशु की अगर बात करें, तो आइए चलते हैं प्रकनली शिशु के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्त्रियों का अंडवाहिनी जो होता है अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात क्या होता है उसमें फैलोपियन ट्यूब जो बोले वो जाम हो जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस केस में प्रकनली का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं कि जो ताज़ा अंडाणु होते हैं, ताज़ा अंडाणु जो होते हैं एवं शुक्राणु को एकत्र करते हैं एवं उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके, ठीक है। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, 1 सप्ताह तक बाहर में ही रहता है, ठीक है। उसके बाद उसके माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम लोग पहले क्या सोचते थे कि प्रकनली शिशु का मतलब होता है कि शिशु का जो विकास होगा वो प्रकनली में होता होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रकनली शिशु का मतलब ये हुआ कि निषेचन बाहर में होता है, बाद बाकी जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको डाल दिया जाता है फिर माता के गर्भ में 1 सप्ताह के बाद, जब जायगोट का निर्माण हो जाता है। ओके, तो हमने देख लिया कि इस तकनीक के द्वारा, अर्थात इन विट्रो निषेचन के द्वारा, आईवीएफ, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो निषेचन क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यह एक मिथ्या नाम है कि शिशु का विकास प्रकनली में नहीं होता है। ओके, प्रकनली शिशु जो हम बोलते हैं, इसका मतलब ये प्रकनली शिशु का मतलब ये नहीं हुआ कि प्रकनली में विकास हुआ है उसका, प्रकनली में सिर्फ निषेचन हुआ है, तो ये मिथ्या नाम है प्रकनली शिशु। अब आगे चलिए,
आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं का निषेचन क्रिया जो होता है मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है। इस जंतुओं में किस प्रकार मतलब इन जंतुओं में निषेचन जो होता है जल में होता है, ये पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। अब जो मादा के शरीर के बाहर होता है तो इस टाइप के निषेचन को हम बाह्य निषेचन बोल सकते हैं। तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन का एग्जाम्पल याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो मेढक को लेते हैं। सबसे पहले मेढक तथा टोड की अगर बात करें तो बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु में जब जल जो है पोखर तालाब ये सब में बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वैसे केस में क्या होता है कि नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं मेढक, और मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह ही मेढक का जो अंडा होता है कवच से ढका नहीं होता है। जैसे मुर्गी का CO3 का परत होता है ना उसके ऊपर, उसी तरह इस पे नहीं होता है ऐसा कुछ। यह एक जेली की तरह होता है, जेली के परत की तरह होता है जो कि बहुत ही कोमल होता है। ऐसे केस में क्या होता है कि मादा जैसे ही अंडे देती है नर मेढक जो होते हैं उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पानी है, ओके, ये पानी है जिसमें ये जो आपका ये सब आपका जेली टाइप का ये मादा के द्वारा दिया गया अंडाणु है, जिसपे क्या करते हैं नर जो है अपना शुक्राणु जब छोड़ते हैं तो शुक्राणु का जो लंबी पूंछ जो होता है की सहायता से जल में इधर उधर से तैरते रहते हैं, और वो क्या करते हैं इसके संपर्क में आ जाते हैं, और संपर्क में आने के बाद क्या होता है जायगोट का निर्माण कर लेते हैं, और इस तरह से निषेचन संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नर एवं मादा युग्मक का संलयन जो है मादा शरीर के बाहर जो होता है उसे बाह्य निषेचन बोल सकते हैं। और यह क्रिया जो होता है किसमें होता है, मछली में, स्टारफिश और मेढक का तो हम देख ही चुके हैं। तो एग्जाम्पल हो गया बाह्य निषेचन का। तो ये क्वेश्चंस भी आए हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। ओके, सॉरी ये क्या हो गया, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। मछली स्टारफिश जैसे जलीय जीव में होता है और मेढक में होता है, और ये जल का होना बहुत ही आवश्यक है मेढक के निषेचन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है ऊपर में, मछली और मेढक जो है एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देता है। तो उसका सिंपल सा कारण है कि ये अंडे जो इतना सारा अंडे इसलिए देते हैं, इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल में गति करते रहते हैं, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में एक दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं। तो अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ऐसे केस में, ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके, ताकि उनका प्रजनन आगे बढ़ सके, उनकी पीढ़ी आगे बढ़ सके। तो इस कारण से बहुत सारे अंडे देते हैं वो। अब आगे देखेंगे हम भ्रूण का परिवर्धन, मतलब भ्रूण का विकास कैसे होता है। एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है, इसके बारे में वही भ्रूण का परिवर्तन में देखेंगे हम। कि यहाँ बताया गया कि निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, ये बात तो सही है। युग्मनज क्या होता है, लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा उत्तक का निर्माण करती है। ये चीज़ तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक प्रकार की कोशिकाएं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। और उत्तक जो होता है अंग में परिवर्धित हो जाता है, अंग में विकसित हो जाता है। इन विकसित होती हुई संरचना जो होता है आपका उसको भ्रूण कहते हैं। ओके, और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। भ्रूण जो होता है गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँख, कान इत्यादि का विकास होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म दे देती है। इसी के संबंधित यहाँ पे फिगर के द्वारा बताया गया है कि ए नंबर में आपका युग्मनज का बनना तथा युग्मनज के भ्रूण में विकास होना, ये आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले ये अंडोत्सर्ग हो गया, मतलब ये अंडाशय से आपका क्या निकला, ये अंडा निकल रहा है। देखिए अंडोत्सर्ग हो गया, और ये अंडोत्सर्ग जो है आपका शुक्राणु जो आया है फ्लैपियन ट्यूब में, ये क्या युग्मनज का निर्माण कर लिया। और ये युग्मनज जो है धीरे धीरे आपका देखिए विकसित होता जा रहा है, और ये विकसित होते हुए ऐसा मतलब ये धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो एक कोशिका, दो कोशिका, एक तरह की कोशिकाएं बढ़ते बढ़ते उत्तक का निर्माण करते करते यहाँ अंग का निर्माण होने के बाद ये गर्भाशय में आ जाती है। ठीक है, और यहाँ के बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है। बी में आपका क्या दिखाया गया है, कोशिकाओं का पिंड। ये कोशिका का पिंड, एक कोशिका था पहले, इससे 2 कोशिका, 3 कोशिका, मतलब बहुत सारी कोशिका, इसको हम उत्तक बोल सकते हैं। सी में आपका दिखाएगा भ्रूण का विकास में रोपण। भ्रूण के विकास में रोपण की अगर बात करें, गर्भाशय का भित्ति जो होता है, ये गर्भाशय का भित्ति है, विकसित होता भ्रूण।
तो ये गर्भाशय की भित्ति से लगा रहता है भ्रूण, क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि भ्रूण जो होता है गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है, हमेशा दीवार से लगे रहता है भ्रूण। ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए गर्भाशय में भ्रूण जो होता है एक टिश्यू का रूप लेते हुए। अब आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे बताया गया मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, ये तो देख लिए हैं। मुर्गी में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के फौरन बाद युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसा ही सुरक्षित परत होता है। ओके, और ये CH-CO3 का बना होता है वो परत। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। ओके, अब आगे देखिए, आगे बताया गया है कि जब पूर्ण रूप से चूजा विकसित हो जाता है तो वो कवच को प्रस्फुटन मतलब फोड़ के बाहर आ जाता है। ये पॉइंट देखना जरूरी है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। अब देखिए भ्रूण बाह्य निषेचन में क्या था कि भ्रूण का विकास जब हो जाता है, उसके भ्रूण का विकास जब हो जाता है और भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। अब आगे का टॉपिक है जरायुज एवं अंड प्रजक, अर्थात जरायुज उसको बोलते हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं और जो अंडा देता है उसको अंड प्रजक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप उदाहरण देख लीजिएगा, जरायुज और क्या जरायुज और अंड प्रजक कौन है देख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे शिशु से वयस्क कैसे होता है। शिशु से वयस्क, तो इसमें शिशु से वयस्क होने में रेशम का ये जो है चक्र ये पूछता है कि रेशम कीट के जीवन चक्र को स्मरण कीजिए। सबसे पहले ये क्या देता है, अंडा देता है। ठीक है, वो अंडा लार्वा अथवा झिल्ली, उसके बाद उससे प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा से वयस्क बनता है। तो ये याद रखिएगा, अंडा से लार्वा अथवा झिल्ली, उसके बाद उससे लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से वयस्क बनता है। तो यहाँ से ये आप इस सीरीज को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बोलेगा कि रेशम के लार्वा को क्या बोलते हैं, तो प्यूपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। प्यूपा से ही वयस्क का निर्माण होता है। उसी तरह अगर हम बात करें मेढक की, तो मेढक के अंडा से क्या बनता है, टेडपोल बनता है। और टेडपोल मतलब मेढक के अंडा से टेडपोल, और टेडपोल से आपका क्या बनता है, वयस्क बनता है। अंडा के पहले लार्वा को हम रख सकते हैं, लार्वा से टेडपोल, टेडपोल से वयस्क बनता है। तो ये भी सीरीज आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब चलिए, टेडपोल रूपांतरण होकर वयस्क में बदल जाता है। वयस्क में बदल जाता है। जब ये वयस्क में बदल जाते हैं तो इसमें कौन सा गुण आ जाता है, छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। ठीक है, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण ही कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। ये जो कायांतरण होता है इसी को इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो ये कभी कभी इंग्लिश में भी दे दिया जाएगा। तो आपने देख लिया कायांतरण क्या होता है, टेडपोल का वयस्क मेढक में परिवर्तन ही कायांतरण, जिसको इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, कहलाता है। टेडपोल का ये देख लिया, मेढक में क्या होता है, अंडा से लार्वा, लार्वा से टेडपोल, टेडपोल से आपका फिर वयस्क बनता है, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। उसी तरह रेशम में भी होता है, रेशम का अंडा के बाद मतलब रेशम का अंडा नहीं, रेशम के कीट का अंडा, और उसके बाद लार्वा से प्यूपा से वयस्क बनता है। ओके, अब हम लोग चलेंगे अलैंगिक जनन की ओर। तो ये जनन जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, इसमें जो होता है लिंग का कोई ज़रूरत नहीं होता है। और इसमें ये जनन जो होते हैं अत्यंत छोटे जंतु में होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, सूक्ष्मदर्शी जंतु हो गया, अमीबा हो गया, ये सब जनन होता है। तो चलिए अलैंगिक जनन को देखते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए, ये पिक दिया हुआ है, मेढक जो अपना ये अंडा दिया, अंडा से क्या बना, टेडपोल बना। टेडपोल से आपका क्या, बाद का टेडपोल और आरंभिक टेडपोल, और ये बाद का टेडपोल धीरे धीरे विकसित हो रहा है, और ये इससे क्या हो गया, वयस्क। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं इस क्रिया को। हम लोग अलैंगिक जनन देख रहे थे। चलिए अलैंगिक जनन में देखिए, हाइड्रा का जो जनन होता है मुकुलन के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारे एग्जाम। मुकुलन को इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, बडिंग। ठीक है, तो आप बडिंग के द्वारा जो होता है आप याद कर सकते हो, हाई बडी से याद कर सकते हो। हाई से हाइड्रा हो गया, यो से ईस्ट हो गया। हाइड्रा और ईस्ट में जो होता है जनन, वो बडिंग के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। अब आगे चलते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकता है। ये बात तो है, ये उभार दे सकता है। ये देखिए, ये आपका उभार, ये जो है एक या अधिक उभार दे सकता है। ठीक है, यह उभार विकसित होकर नए
जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। ये जो उभार है आपका, ठीक है, ये उभार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और इससे एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। ऐसा ही किसमें होता है, देखने को मिलता है, ईस्ट में भी देखने को मिलता है। तो हाइड्रा और ईस्ट में दोनों आपका क्या होता है, मुकुलन होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं, अलैंगिक जनन कहलाते हैं, ठीक है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। तो हमने देख लिया ये मुकुलन तो देख लिया। अब हम देखेंगे अमीबा की संरचना के विषय में देखेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ये बात मालूम है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। क्या होता है ये देखिए आपका, ये आपका अमीबा का फोटो है, ठीक है। इसमें पहला केंद्रक है, इसमें केंद्रक 2 भाग में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, और धीरे धीरे ये क्या होता है, यहाँ से 2 भाग में बट जाता है। 2 भाग में बट के 2 अमीबा का निर्माण कर लिया, ठीक है। दोनों का अलग अलग केंद्रक हो गया। तो अमीबा में जो होता है, जो जनन होता है वो किस क्रिया से होता है, द्विखंडन के द्वारा, जिसको हम बाइंडी फिजन भी बोलते हैं। फिजन के द्वारा होता है, बाइंडी फिजन के द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा होता है। ओके, तो ये काफ़ी है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ भी हैं जिनमें एकल जीव संतति जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो बस हो गया, इसके बाद कुछ चैप्टर खत्म है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं दृष्टि का। तो यहाँ से मेन 3 चीज़ देखा गया है, एक हाइड्रा, ईस्ट और अमीबा। अमीबा में तो आपका द्विखंडन बाइंडी फिजन के द्वारा होता है। हाई बडी, हाई से मतलब हा से हाइड्रा और यो से ईस्ट, दोनों में क्या होता है, बडिंग के द्वारा होता है, अर्थात मुकुलन के द्वारा होता है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव, DST के ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, NCERT का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतुओं में जनन नंबर चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस तकनीक में निषेचन होने पर युग्मन जैगोट को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। बात तो सही है, ओके। वहीं दूसरा बोल रहा है कि इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को प्रकनली शिशु कहते हैं क्योंकि शिशु का विकास प्रकनली में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, शिशु का विकास गर्भाशय में होता है। प्रकनली शिशु बोलते हैं, ठीक, लेकिन शिशु का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। उसको 1 सप्ताह के बाद माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक सही है, ओके, 2 गलत हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन, जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। सही बात है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। सही बात है। सभी अंडप्रजक जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो अंडा देती है जंतु, उसमें जो अंडा देने वाली है वो सब बाय निषेचन करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो सिर्फ एक सही होगा, ये आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, ओके। चलिए इसके एग्जांपल में यहाँ पे बताया, अनेक जंतु देखें, यहाँ लिखा हुआ है अनेक जंतु, जैसे मेढक, टॉड, मछली, स्टारफिश इत्यादि। ये सब में जो निषेचन जो होता है सिर्फ बाय में होता है। लेकिन मुर्गी जो अंडा देती है, इसका निषेचन जो होता है आंतरिक निषेचन होता है। सांप में भी आंतरिक निषेचन, वो भी अंडा देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि निषेचन जो है आपका, जो अंडा देती है वो बाय निषेचन कहलाता है। तो सिर्फ मेढक, टोड, मछली और स्टारफिश ऐसे जीव है जिसमें बाय निषेचन होते हैं, ठीक। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, सजीव में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बडिंग, मुकुलन, अभी मैंने आपको बताया कि मुकुलन का इंग्लिश बडिंग होता है। ये अमीबा का जनन की प्रक्रिया नहीं, अमीबा में द्विखंडन बाइंडी फिजन के द्वारा होता है। ये भी गलत है आपका, ये पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। कायांतरण क्या होता है, लार्वा की कुछ उग्र परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु में बदलना ही आपका मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। केवल 3 सही है। अभी मैंने बताया था आपको कि ये मेटामॉर्फोसिस कायांतरण क्या होता है, तो लार्वा का वयस्क जंतु में बदलना, जैसे टेडपॉल का वयस्क मेढक में बदलना ही क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो केवल 3 सही है, मतलब ये आपका ये तीसरा ये सही है, बाद बाकी ये दोनों। मुकुलन आपका किस में होता है, मुकुलन आपका होता है हाई बडी, मतलब हाइड्रा और ईस्ट में होता है। और विखंडन की अगर बात करें हम, तो विखंडन आपका सिर्फ अमीबा में होता है, हाइड्रा में नहीं होता है, ओके। तो ये आपका हो गया, वही ये सब दिखाया गया है, देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्लोनिंग क्या है, ये क्वेश्चन शायद एग्जाम्पल में दिया हुआ था, हम लोगों ने छोड़ दिया। चलिए देख लेते हैं। ये किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव की कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ये सही है, ठीक है। क्लोनिंग क्या है कि किसी का कॉपी करना है, ठीक है। सर्वप्रथम सफलतापूर्वक उत्पन्न क्लोन डॉली नामक एक मादा भेड़ थी। क्या थी, सबसे पहले किसको क्लोन किया गया था, तो डॉली नामक एक मादा भेड़ को किया गया था। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की क्लोन थी। डॉली जो है किसकी क्लोन थी, डॉर्सेट भेड़ की, फिन डॉर्सेट भेड़ की क्लोन थी। तो ये यहाँ पे इस तीनों हो जाएगा, देख लेते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही है। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग क्या है, तो कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया, किसी सेम मतलब जैसा कोशिका है उसी तरह
दूसरा कोशिका कृत्रिम रूप से बनाना ही क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। सर्वप्रथम इयन बिल्टम, किसने, इयन बिल्टम और उनके सहयोगी में कौन थे, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के, और रोजलिन इंस्टीट्यूट में एक भेड़ को सफलतापूर्वक क्लोन किया गया जिसका नाम रखा गया डॉली। किसने किया था क्लोनिंग, सबसे पहले किसने किया था, इयन बिल्टम ने किया था। किसने किया था, इयन बिल्टम ने किया था क्लोनिंग। ओके, इस प्रक्रिया में फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की, ठीक है, मादा भेड़ की स्तन ग्रंथियों से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से ली गई एक अंड कोशिका के केंद्रक के स्थान पर स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से रोपित किया गया। बाद में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने डॉली को जन्म दिया। ओके, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। चूंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंड कोशिकाओं से हटा दिया गया था, इसलिए डॉली में उसके कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुए। अतः डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ की क्लोन थी। ओके, ऐसा किया गया था। डॉली किसकी क्लोन थी, तो फिन डॉर्सेट भेड़ की क्लोन थी। चलिए, ये हो गया, लास्ट क्वेश्चन था आपका। अगला टॉपिक है आपका किशोरावस्था की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे हार्मोन देखने को मिलेंगे हम लोग को, कैसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कब होता है, किस मादा में कब तक हार्मोन निकलते हैं, कब बंद हो जाते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, ये सब देखेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।